2 दशक से भी ज्यादा टाइम हो चुका है चीन को ग्लोबल इकोनॉमी का इंजन बने हुए। इस दौरान दुनिया भर की कंपनियों ने चीन में मोटा पैसा भी लगाया और दोनों हाथों से खूब प्रॉफिट भी कमाया। लेकिन हाल के दिनों में चीन से एक के बाद एक कई डराने वाली खबरें सामने आ रही हैं। माना जा रहा है कि दुनिया की इकोनॉमी का इंजन अब थक चुका है। देश की इकोनॉमी सुस्त पड़ गई है, एक्सपोर्ट गिर गया है, मैन्युफैक्चरिंग का दम निकल गया है, कीमतों में गिरावट आ गई है और दुनिया भर की कंपनियों ने चीन से मुंह मोड़ना शुरू कर दिया है। यहां तक कि खुद चीन के लोगों को चीन पर विश्वास नहीं रहा। चीन के लोग पैसा खर्च करने की बजाय पैसा बचाने में लगे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। चलिए कुछ संकेतों से इसे समझने की कोशिश करते हैं। किसी देश की इकोनॉमी को अच्छे से चलाने के लिए जरूरी है कि वहां के रह रहे लोग पैसा खर्च करें। खर्च करने के लिए जरूरी है रोजगार, लेकिन चीन के लिए रोजगार ही समय समस्या बना हुआ है। दरअसल चीन में बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई है। हालात ये हो रहे हैं कि चीन की सरकार ने युवाओं की बेरोजगारी से जुड़े आंकड़े जारी करना बंद कर दिया है। इसे चीन की आर्थिक मंदी के अहम संकेतों के रूप में देखा जा रहा है। जून में चीन के शहरी क्षेत्रों में 16 से 24 साल के युवाओं की बेरोजगारी दर 20% से भी अधिक के रिकॉर्ड स्तर को पहुंच गई है। चीन में बेरोजगारी से जुड़े आंकड़े जारी करने वाली संस्था एनबीएस ने बेरोजगारी डेटा जारी करना बंद कर दिया है। एनबीएस का कहना है कि वे फिर से विचार करेगी कि बेरोजगारी दर को किस तरह से मापा जाए। लेकिन ऐसा क्यों? चीन में आखिर चल क्या रहा है? आपको याद होगा, कोरोना के कारण करीब 3 साल से चीन ने कोरोना से निपटने के लिए सख्त पाबंदियां लगा रखी थी। कोरोना पाबंदियों ने चीन में कंज्यूमर स्पेंडिंग को गिरा दिया। 2022 के अंत में जब पाबंदियां हटी तो लाखों लोग रेस्टोरेंट्स और शॉपिंग मॉल्स का रुख कर गए और छुट्टियां मनाने के लिए निकल गए। लेकिन ये जोश कुछ ही दिनों में ठंडा पड़ गया। नतीजा ये हुआ कि रिकवरी पटरी से उतर गई और लेबर मार्केट पर दबाव पड़ गया। कंज्यूमर डिमांड में कमी के कारण कंपनियों ने लोगों को नौकरी देना बंद कर दिया और खराब इकोनॉमिक स्थिति के कारण लोग खर्च करने की स्थिति में नहीं रहे। दूसरी मार एक्सपोर्ट के मोर्चे पर पड़ी। चीन के एक्सपोर्ट में जुलाई में लगातार तीसरे महीने गिरावट रही। ग्लोबल डिमांड के सुस्त पड़ने से चीन का एक्सपोर्ट गिर गया। इससे चीन पर अपनी इकोनॉमी में फिर से जान फूंकने के लिए दबाव बढ़ गया। जून में चीन का एक्सपोर्ट पिछले साल के मुकाबले 14.5% गिरा था, जो फरवरी 2020 के बाद उसके एक्सपोर्ट में सबसे बड़ी गिरावट है। जून की तुलना में जुलाई में देश का एक्सपोर्ट 0.9% गिरा है। आने वाले महीनों में चीन के एक्सपोर्ट में और गिरावट आने की आशंका है। खासकर अमेरिका से चीन के एक्सपोर्ट 13% तक गिर चुके हैं और ये चीन के लिए एक बड़ा सेटबैक है, क्योंकि अमेरिका चीन का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। फिलहाल चीन और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ रहा है। अमेरिका और दूसरे कई पश्चिमी देश चीन पर निर्भरता कम करने में लगे हैं। अमेरिका ने चीन को सेमीकंडक्टर की सप्लाई पर तरह तरह की बंदिशें लगा दी हैं। साथ ही वे अपने मित्र देशों से भी ऐसा ही करने के लिए कह रहा है। यूरोप के कई देशों ने भी चीन पर अपनी निर्भरता घटाने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इतना ही नहीं, जुलाई में चीन की इकोनॉमी डिफ्लेशन में चली गई। चीन के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जुलाई में पिछले साल के मुकाबले 0.3% की गिरावट रही और ऐसा 2 साल में पहली बार हुआ है। वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में गिरावट को डिफ्लेशन कहते हैं। आमतौर पर इकोनॉमी में फंड की सप्लाई और क्रेडिट में गिरावट के कारण ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं। कई महीनों से चीन में कीमतें फ्लैट बनी हुई थी। इसकी वजह यह कि लोग कीमतों के कम होने की उम्मीद में सामान ही नहीं खरीद रहे थे। डिमांड में कमी के कारण कंपनियों ने सामान बनाना भी बंद कर दिया। दूसरी ओर चीन के मिडिल क्लास ने प्रॉपर्टी के दम पर कई सालों तक अपनी वेल्थ बढ़ाई। डिमांड के कारण प्रॉपर्टी की कीमत आसमान छूने लगी। लेकिन 2020 में इस पर ब्रेक लग गया और डेवलपर्स की मुश्किलें बढ़ गई। और हुआ क्या? कई प्रोजेक्ट्स अधूरे रह गए। चीन के सेंट्रल बैंक ने रियल एस्टेट सेक्टर को इस स्थिति से उबारने की कोशिश करी, डेवलपर्स को लोन रिपेमेंट में एक्सटेंशन देने का फैसला करके। लेकिन जानकारों का कहना है कि इस तरह के प्रयास रियल एस्टेट सेक्टर को बचाने में काफ़ी नहीं है। इस संकट के कारण चीन की कई बड़ी रियल एस्टेट कंपनियां बर्बाद हो चुकी हैं। दूसरी ओर चीन में विदेशी निवेशक भी घट रहे हैं, उनमें गिरावट आ रही है। कई कंपनियां चीन से अब अपना कारोबार समेटकर दूसरे देशों में आ रही हैं। मतलब चीन की इकोनॉमी की खस्ता हालत को देखते हुए विदेशी निवेशकों ने उससे किनारा करना शुरू कर दिया है।
गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक इस साल के पहले 6 महीनों में जापान के शेयरों में विदेशी निवेश चीन के मुकाबले आगे निकल गया है। साल 2017 के बाद ये पहला मौका है जब ऐसा हुआ है। मॉर्गन स्टैनली ने पिछले हफ्ते एक रिपोर्ट में लिखा था कि विदेशी निवेशक चीन से किनारा कर रहे हैं और जापान के शेयरों में निवेश कर रहे हैं। लंबे समय बाद विदेशी निवेशक जापानी मार्केट का रुख कर रहे हैं। जापान के लिए तो ये अच्छी बात है, लेकिन चीन के लिए अच्छा संकेत नहीं है। कुल मिलाकर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी माओ जेडोंग के दौर के बाद सबसे सुस्त इकोनॉमिक ग्रोथ के कगार पर आ चुकी है। चीन की स्थिति जापान की याद दिलाती है, जहां कई साल तक स्टैग्नेशन की स्थिति पैदा हो गई थी। आगे चीन का क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा।